मिजोरम में लैंडस्लाइड में 13 की मौत, 16 लापता। रेवल तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान ढही। केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले पर सीजेआई लेंगे। राम रहीम डेरा मैनेजर की हत्या के केस में बरी हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द किया। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में जेल में रहेगा। पटना विश्वविद्यालय की छात्र की हत्या का मामला, हर्ष के मर्डर में शामिल 4 बदमाशों की पहचान, आज पीयू के एग्जाम कैंसिल। भीषण गर्मी से झुलस रहा उत्तर भारत, हीट स्ट्रोक से देश भर में 60 लोगों की मौत। दिल्ली, राजस्थान और यूपी में आसमान में बरस रही आग। नौतपा में रामलला की सेवा में बदलाव, कूलर नहीं, अब एसी की हवा लेंगे भगवान। हल्के सूती कॉटन कपड़े पहनाए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रेपिस्ट राम रहीम को राहत यानी कि बरी कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उसके पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को बरी कर दिया। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और वो अपनी 2 शिष्याओं से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा है कि हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। सीबीआई को विशेष अदालत ने 2021 में राम रहीम समेत 4 आरोपियों को 19 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और रंजीत सिंह की उस पत्र को जारी करने में संदिग्ध रूप से शामिल होने को लेकर हत्या की गई थी, जिसमें बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम कैसे महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है। पंचकुला की सीबीआई अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपील की थी। देखिए, बहुत बड़ी राहत है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी का माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है, और जो आज ये माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो ये ऑर्डर दिया गया है, इसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। और क्या कुछ था, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, 4 और लोग थे, क्या कुछ राहत आज हाईकोर्ट ने दी? देखिए, अभी जस्ट प्रोनाउंस किया है माननीय हाईकोर्ट ने। ये ऑर्डर आज प्रोनाउंसमेंट पे लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी। तो आज ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए जो निचली अदालत का जो ऑर्डर था कन्विक्शन का, उसको आज माननीय हाईकोर्ट ने पलट दिया है और इसमें सभी को एक्विट कर दिया। बड़ी राहत मांगी। जी जी जी, बहुत बड़ी राहत है। क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स, दलीलें आपकी तरफ से दी गई थी ओवर द इयर्स, यहाँ तक पहुंचा? देखिए, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही अभी ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, जैसे ही जजमेंट आती है, उसको एक बार देख के मैं आपको सारा उसमें। देखिए, बहुत बड़ी राहत है। जैसा कि हम आप तो फिलहाल एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से पत्र के अंत में इस बात का भी जिक्र किया गया, क्योंकि जो डेरा के अंदर जो महिलाएं थीं, साध्वी यौन शोषण का भी आरोप लगाया गया था। तमाम आरोपों को लेकर फिलहाल जो राहत मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें 5 आरोपी शामिल हैं, क्योंकि अलग अलग धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें यह हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। तो कई आपराधिक, हत्या करने की साजिश, यौन शोषण का मामला और ये तमाम अहम अपराधों पर यह सुनवाई हुई और हाई कोर्ट की तरफ से इन 5 आरोपियों को बरी किया गया है। तो अक्टूबर 2021 में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने आरोपी जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, कृष्णलाल और आईपीसी की धारा 302, 120 बी यानी कि हत्या की साजिश, आपराधिक साजिश रचना, ये तमाम ऐसी धाराएं लगाई गई थी, जिसको लेकर सजा का ऐलान किया गया था और हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसके अलावा आपको बता दें, सीबीआई अदालत ने सबदिल सिंह को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 27 के तहत भी अपराध का दोषी ठहराया था।
हरियाणा के सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से भी एक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। और सीधे आपको लेकर चलते हैं संयुक्त जनसभा में। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनाते हैं। मिला तो इस काब ने रिजर्वेशन दिया। अब बीजेपी कहती है कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन को वो खत्म करना चाहते हैं। तो मैसेज में देना चाहता हूं, रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर पाओगे, उल्टा हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आज रिजर्वेशन को 50% की लिमिट पे रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन ने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, सरकार आएगी ये 50% लिमिट को हम हटा देंगे और रिजर्व को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके दिखाया है और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। भाई और बहनों, यहां हजारों युवा आए हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। उनको पेंशन देने के बजाय, का दर्जा देने के बजाय, कैंटीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं को कहा है कि अगर आप बेटे हो और आप सेना में जाते हो तो आपको मिलेगी ना, कैंटीन मिलेगी, और अगर शहीद तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और अमीर घर के बेटों से कहते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार की अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान फेंकने वाली है। सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है। और इससे सेना का जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपने नरेंद्र इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें चार चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। तो बांसगांव से ये राहुल गांधी को आप सुन पा रहे थे। चुनावी अशोर, यानी कि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। रिजर्वेशन और अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। आगे बात करते हैं रेमल का कहर। रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा दी है। रेमल तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और 2500 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 27,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं। रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। रेमल को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक इसे साइक्लोन का असर देखने को यहां पर मिलेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर पड़ चुके रेमल साइक्लोन से अब ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। रेमल से समुद्र के किनारे की जगहों पर माल असबाब को भारी नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात का सामना करना पड़ा। कोलकाता में करीब 68 पेड़ उखड़ गए। साल्ट लेक और राजारहाट में भी 75 पेड़ गिर गए।
See, at the moment now, after landfall, we are in this restoration phase and conducting, restoration along with the state agencies. At a lot of places, there are reports of trees having fell down, and there is also the communication which is disrupted. NDRF has got 14 teams which are deployed in West Bengal. Besides that, we have one team which is active in Tripura. It's as a preemptive measure because once the cyclone moves forward and there could be heavy rains and that needs to be taken care of. One death has occurred in Calcutta due to a wall collapse. पूर्वी रेलवे के सियालदह साउथ सेक्शन में ट्रेन सेवाएं सुबह 3 बजे तक बंद रही। ट्रेनें सुबह 9 बजे चलनी शुरू हुई। There are some problems at Sialda divisions, especially in the south section, that is Lakkikantapur, Sialda Diamond Harbour and Sialda Canning sections. As you well aware that this Rimal has landed there at Kagdip area, and that effect we have facing since night. In the night, our staff and all of our officers are engaged in removing the plants and trees which has coming on down on the tracks. And we have to check certain parameters also for the safety of the passengers. So we checked it out, and we have taken time from the passengers for 8 hours, up to 8 hours. But we find that it is up to 8 hours. It is not possible. So we enhance it to 9 hours. Now normal services resumed at 9 o'clock in Sialda South section. So entire Eastern Railway is normal services is going on. पार्क स्ट्रीट और एक्सप्लेनेड में पटरियों पर पानी भर गया। इससे गिरीश पार्क और महानायक उत्तम कुमार स्टेशनों के बीच कोलकाता मेट्रो रोकनी पड़ी। Today, definitely Kolkata, South Chobis Pargana, North Chobis Pargana, all those districts, Hooghly, Howrah, will have that wind effect as well as rainfall effect. Of course, you may, intensity-wise, it may be lesser than the yesterday's, but whatever intensity is there, that itself is a great intensity. That is, as far as rainfall is concerned, heavy rainfall is very, very, very likely. Even some places, very heavy rainfall is also, it is also expected. Even strong wind also. Of course, strong wind may not be like yesterday's, that is your 70 to 80, gusting 90. But today, definitely, your 50 to 60, gusting to 70, it is expected. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवात रेमल कमजोर होने से पहले कुछ और समय तक उत्तर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। और इसका केंद्र अभी कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूरी में पूर्व की दिशा में है और ढाका से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है, आसाम मेघालय की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में जो एडवर्स वेदर हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अभी विंड स्पीड लगभग 70 to 80 kmph चल रहा है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो एडजेसेंट है बांग्लादेश को, ये कम होते हुए आज शाम तक 50 to 70 km/h हो जाएगा और रात तक 40 से 50 km प्रति घंटा विंड स्पीड हो जाएगा और इसका कुछ डैमेज इम्पैक्ट नहीं रहेगा। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 27 और 28 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मेघालय सरकार ने लोगों को आपातकालीन किट तैयार करने, बेवजह यात्रा से बचने और मौसम की रिपोर्ट से अपडेट रहने की सलाह दी है। त्रिपुरा में सभी स्कूल कॉलेज 27 और 28 मई को बंद रहेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं पटना के बेन कॉलेज की, जहां पर एक छात्र की सोमवार को पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र का नाम हर्षराज है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबर लिखने तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने हत्या का कारण और उसके पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड का नाम चंदन यादव बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। दूसरी ओर पटना में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बस एक ही मांग है, ये हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
पटना के बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की हत्या मास्टरमाइंड चंदन यादव को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और चंदन पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है, जैक्सन हॉस्टल में रहता है और चंदन की गिरफ्तारी बिहटा से हुई। चंदन बिहटा के अमहारा का रहने वाला बताया जा रहा है। आए थे, उनके द्वारा यही बताया गया है कि वो पहचान नहीं पाए किसी को, क्योंकि सभी के सभी मास्क और जो अपना मुंह ढके हुए थे। उनके द्वारा संख्या बताई गई है कि 10 से 15 की संख्या में आए थे और आते ही एकाएक उन्होंने जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके साथ एक दोस्त और थे जो बता रहे हैं, तो जो जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि एकाएक आए थे और एकाएक मारपीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो उनके साथ खड़े थे उनके साथ भी जो है जब मारपीट करना शुरू किए तो वो वहाँ से भाग गए थे वहाँ से। जी, तो बाइक जो बाइक थी बाइक अभी वहीं है, हमारी टीम वहाँ पे है अभी, उसको भी देख लेंगे। बाइक में भी जो भी तोड़ फोड़ हुआ है वो भी उसको भी देखा जाएगा, लेकिन वो तो सारा एक ही बात है कि मारपीट हुई है और मारपीट के क्रम में ही जो है अभी तो पोस्टमार्टम हुआ है, अभी पोस्टमार्टम आने दीजिए, उसके बाद ही हम प्रदेश में। देखिए अभी जैसा पता चला है कि वो वहाँ पे इलाजरत यहीं आके जो है, अभी देखिए मेडिकल जो भी ये सर्टिफिकेट यहाँ उपलब्ध कराते हैं क्या था कि वो बाद में पता चल पाएगा। देखिए जैसा कि बताया गया है कि एंट्रेंस गेट, जब आप जाके देखेंगे एंट्रेंस गेट से वो घुसे थे एकाएक सबके, ना तो कोई बाइक का जिक्र हुआ है ना कोई गाड़ी का। बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया और जिस तरह से गोली मारी गई है एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इतना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सृजन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं है, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं, वो तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई। लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज ठंडे बस्ते में। खैर इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, आप देखिएगा ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे हो। आज कहाँ है ये लोग? क्या कर रहा है यार? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चलिए, कानून व्यवस्था को लेकर फिलहाल घिरते हुए नजर आए। पटना विश्वास के हत्या मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और हमारे शासन में ऐसा नहीं होता था। इन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आमतौर पर इंसान मई जून के महीने में मैदानी इलाकों में पड़ने वाली गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करता है, लेकिन अब जब पहाड़ तपने लगे हैं तो कहाँ जाए इंसान। जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हिमालय में गर्मी से पूरी तरीके से तपने लगा है। पहाड़ों का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं और सूरज का असर से कोई भी अछूता नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। नौतपा से देश का आधा हिस्सा तप रहा है। राजस्थान के फलौदी में शनिवार को पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। प्रदेश के अन्य स्थानों और दूसरे राज्यों के अधिकतर क्षेत्रों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसको देखते हुए राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी अगले 5 दिन आसमानी आग से कोई राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में भीषण जल संकट के कारण कई शहरों में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति शुरू की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश,
विदर्भ और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लू चल रही है। इन राज्यों में रात के समय भी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी पारा 40 के ऊपर बना हुआ है। हिमालयी इलाकों में भी लू चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को प्रचंड गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच के ऊना, नेरी सहित 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। ऊना में अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला मौसम विभाग ने 29 मई के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 29 मई से 2 जून तक बारिश हो सकती है। गर्मी का असर पहाड़ी राज्यों में महसूस हो रहा है। यहाँ पहले गर्मी का सितम देखने को नहीं मिलता था। महाराष्ट्र के अकोला में जिला प्रशासन ने 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी है और किसी भी तरह की जनसभा करने पर रोक लगा दी गई है। अकोला में शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और उससे ऊपर रहा। वहीं भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल का समय आधा कर दिया गया है। गर्मी से पहाड़ों पर भी पसीने छूट रहे हैं। कश्मीर के कांजीगुंड में रविवार को 43, कोकरनाग में 22 और जम्मू संभाग के भद्रवाह में 23 साल बाद मई में दूसरा सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के सभी पहाड़ों पर भी दिन का पारा सामान्य से 4 से 9 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में 29 मई तक प्रचंड गर्मी जारी रहेगी। इस दौरान यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का सितम जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो गर्मी से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चलो। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। ये देश के अंदर राजस्थान ने उच्च तापमान के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके तहत 10 सबसे गर्म शहरों में से 7वां है वो राजस्थान का है। तापमान जहां 50 डिग्री पर पहुंच गया, तो वहीं भीषण गर्मी के कारण सिर्फ 2 दिनों में 20 लोगों की मौत हो गई और इस कारण राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गर्मी से राजस्थान में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है। अस्पतालों ने गर्मी की वजह से बीमारों के इलाज के लिए अलग से तैयारियां की हैं। राजधानी जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है। अस्पताल में अलग से ICU शुरू किया गया है। इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जयपुर में 24 घंटे में कम से कम 10 मरीजों को गर्मी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। माइल्ड से लेकर के सीवियर हीट रिलेटेड इलनेस के केस कुछ हमको देखने को पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। इनके लिए अस्पताल प्रशासन ने SMS में सुचारू इलाज के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड वार्ड इन लोगों के लिए स्थापित किया गया है एवं गंभीर रोगियों के लिए एक डेडिकेटेड ICU का भी इंतजाम किया गया है, जहाँ की हीट रिलेटेड इलनेस के सीवियर पेशेंट को हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है और करना जारी है। फैन, डक्ट, कूलिंग की फुल व्यवस्था है और बेड भी जो थे आज उनको बढ़ा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। इसमें स्टाफ की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाएंगे उनके लिए और भी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। अभी वर्तमान में 31 बेड का है ये। बीकानेर में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। यहाँ भी अस्पतालों में गर्मी की बीमारियों के इलाज की खास व्यवस्था की गई है। डिवीजन के सबसे बड़े PBM अस्पताल में हीट वेव वार्ड शुरू किया गया है। आज सुबह भी मैंने जो है वो D वार्ड जो कि हमने हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए हमने आरक्षित रख रखा है, उसकी विजिट की थी।
तो उसमें सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मेरे द्वारा पाई गई। कुल हमारे यहाँ वहाँ पर 20 बेड हैं। अभी मरीज़ जो हैं वो 2 हैं और वहाँ पर हमारा जो ये हमने आइस पैक रखे हैं सफिशिएंट नंबर में। दूसरा, हम लोगों ने ब्लड बैंक में बोल रखा है आवश्यकता पड़ने पर आइस पैक और भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठंडा पानी वहाँ पर फ्रिज में रखे हुए हैं, 2 फ्रिज रखे हुए हैं, इसी काम के लिए रखे हुए हैं। लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं। जैसा आपको पता है तापमान काफ़ी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। हमारा जहां भी मतलब हॉस्पिटल में जो अपने हीट वेव की यूनिट्स होनी चाहिए, लोगों के लिए पब्लिक प्लेसेस पे पानी का अरेंजमेंट, इवन जैसे पीछे आईआईटी का एग्ज़ाम था तो वहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कराई गई हैं। क्रॉसिंग के पास शेड वगैरह की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के लिए भी परिंदा और जैसे खैलियों में पानी भरवाना, और वन्य जीव जो अपने रेस्क्यू सेंटर में है उनके लिए कूलर, इवन कैदियों के लिए भी वाटर कूलर की जेल में व्यवस्था करवाई गई है। राजस्थान में मई में करीब 12 दिनों तक लू चली। तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव के लिए बारिश की कमी, सूखी और गर्म हवा का चलना और दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को जिम्मेदार ठहराया है। आज एक बार फिर से फलोदी और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान फलोदी में 49.4 डिग्री, जबकि बाड़मेर में 49.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, कोटा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ये बिजली ग्रिडों और राज्यों की आपदा तैयारियों के लिए भी भारी चुनौती है। शनिवार को राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1 जून 2019 के बाद देश के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान था। तो गर्मी का प्रकोप जो है वो प्रचंड है। भीषण गर्मी से इंसान और बेजुबान ना सिर्फ परेशान है बल्कि बढ़ रहे तापमान से हैरान भी हैं। धधक रहे सूर्य देवता को शांत करने और इंद्र देवता को मनाने के लिए आज भी सालों पुरानी पानी मांगने की प्रथा जिंदा है। भीषण गर्मी में बचाव के लिए विलुप्त होती जा रही इस प्रथा को देखकर आप न सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि तपती जलती जमीन पर लोगों को बिना कपड़ों के गोल गोल लौटते हुए फिर गाना गाकर लोगों से पानी मांगते हुए भगवान से राहत देने की प्रार्थना भी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा। सालों पुरानी ये मान्यता है जो गाँव में आज भी सूखा पड़ने पर इस तरकीब के जरिए ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पानी यानी कि वर्षा हो, बारिश हो और गर्मी से राहत मिले। तो तपती जमीन पर ये लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये भगवान की हम लोग तपस्या करते हैं पानी गिरवाने के लिए। हम लोग एक ही नहीं पाल के 36-37 लोग निकलते हैं उन्नाव से। उन्नाव आज विकास कॉलोनी, राजेपुर पतारी में कुआगड़ा। हाँ, ये पानी गिर जाता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिरा के जाते हैं। परसों कल शुक्लागंज में गिरा, हल्की आंधी पानी आया मगर बंद हो गया। क्या क्या करते हैं? ये लेदा मांगते हैं। हम लोग खुद ही धंधा करते हैं, मगर ये हमारे गांव वाले जब खेती किसानी सुखाती है तो हम लोग उनको भेजते हैं कि लेदा आप मांगो, भगवान आपके लोगों की सुनते हैं। तो हम लोग गंगा माई में भंडारा करते हैं। अच्छा, जगह जगह जाते हैं? हाँ, जमीन पर लेटते हैं, लेटने के बाद जितना पाते हैं उतना भंडारा करते हैं। अच्छा, कुछ गाना भी गाते हैं? हाँ, क्या गाना गाते हैं? यही गाना गाते हैं, पानी दो गुरधानी दो, गागारी में आरसी, आज दैवा बारसी, बरसों रमा की घर जो राम, खाए सतुआ खवायो राम। यही गाना गाते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन कानपुर शहर में आज एक अनोखी प्रथा देखने को मिली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ये है जो पुरानी प्रथा को आजमाते हुए जमीन पर लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं कि पानी दो।
ये सिर्फ जो कर रहे हैं रिवाज जिसको मान रहे हैं वो इसलिए कि भीषण गर्मी का कहर जो बरप रहा है वो कम हो जाए, बारिश हो और लोगों को राहत मिले। तो ऐसा ये सालों से करते आ रहे हैं। ये लोग हैं जो जगह जगह जाएंगे, सड़कों पर लेटेंगे और गाना गाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि इनके ऊपर पानी जो है उसकी बौछार करी जाए, पानी डाला जाए। और बाकायदे ये लोग गाना गाकर भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनकी प्रार्थना को सुने और इस भीषण गर्मी से राहत पहुंचाए, तापमान में गिरावट आए और कहीं न कहीं बारिश होकर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, झांसी से खबर सामने आ रही है। झांसी से इस वक्त की अहम खबर, होटल में अचानक आग लगी। पेट्रोल पंप के बगल में बने होटल में आग लगी है। तो लगातार एक तरफ गर्मी का प्रकोप, सूरज की तपिश और आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। पेट्रोल पंप के बगल में बने इस होटल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो ये कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाने की, और ठीक इसके बगल में पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। इस होटल के बगल में पेट्रोल पंप है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। होटल में आग बुझाने की कवायद तेज है और पेट्रोल पंप की भी तस्वीर, यानी कि पेट्रोल पंप का जो एरिया है यहाँ पर ये फायर कर्मी मौजूद है और यहाँ से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सीपरी बाजार के मुख्य मार्ग पर चमनगंज में पेट्रोल पंप है, उसके बगल में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। उस रेस्टोरेंट में अचानक से धुआं उठ के आग लगने का जैसे ही यहाँ पर शोर शराबा हुआ, तो उसके बाद तुरंत सारे लोग इकट्ठे हुए और दमकल विभाग को सूचना की। ये बिल्कुल सीपरी पेट्रोल पंप से बगल से लगा हुआ रेस्टोरेंट है और यदि पेट्रोल पंप में आग पकड़ जाती तो सीपरी का उड़ने का अंदेशा था। फायर ब्रिगेड इस समय मौके पर आ गई है और उसके दमकल कर्मचारी आग बुझाने का काम। त्रिवेदी जी का होटल है पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में, अंबर फीलिंग के बगल में, और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ कि गैस से हुआ, किसी से भी हुआ है। बहुत भयानक आग लगी है। पीछे रेलवे का बहुत कचरा पड़ा हुआ है। हाँ, गाड़ी आना शुरू हो गई। अब पहली गाड़ी आई है और अब उनने अपना काम चालू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए हैं, सीपरी चौकी स्टाफ भी आ गया है। नहीं, ये नहीं मालूम चल रहा है आग, और आग बहुत भयानक लगी हुई है जी। अंदर आदमी नहीं है कोई भी। वो ऊपर जी होटल बंद था। अंदर क्या रखा हुआ है? अंदर वो सिलेंडर वगैरह है, खाने का सामान है, होटल है। बढ़ते आगे, कानपुर में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के कारण लगातार ट्रांसफार्मर जलने से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस बीच धू धू कर जल रहे ट्रांसफार्मर्स को जलने से बचाने के लिए कानपुर के केस्को विभाग द्वारा कई सब स्टेशनों के पास लगे ट्रांसफार्मर्स को चौतरफा एग्जॉस्ट लगाया गया है ताकि ठंडक पहुँचाई जा सके। और किदवई नगर, जाजमऊ, डेहली, सुजानपुर, छबीले पूर्वा स्थित ट्रांसफार्मर्स में एग्जॉस्ट की व्यवस्था की गई है। कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं जहां पर कर्मचारियों द्वारा गर्मी के पीक समय पर पानी की बौछार देकर ट्रांसफार्मर की आग को शांत किया जा रहा है। और हमारे उपभोक्ताओं हैं, पत्रकार साथियों के उसके हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर की प्लानिंग हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे मानना है भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कैस्को उनको पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए हम खुद कैस्को एमडी सैमुअल पाल के पास पहुंच चुके हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि उपभोक्ता जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है और इस समय कैस्को क्या कुछ कर रहा है उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए। कैस्को में हमारे टोटल 20 डिविजन्स हैं। डिविजन्स में लगभग हमारे बिजली का खपत आज की तारीख में 700 मेगावाट हो चुके हैं। हमारे पर्याप्त मात्रा में हमारे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन और हमारे 33 kV 11 kV LT लाइन की निगरानी हमारी तरफ से किया जा रहा है। और वर्तमान समय में कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की वजह से कहीं ट्रिपिंग या आउटेज की समस्या है, उसको हल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कंज्यूमर से 1-to-1 बात किया जा रहा है और हमारे जो 1912 जो कंट्रोल रूम नंबर है उसमें जितनी भी शिकायत प्राप्त हो रहा है उसको समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं।
हमारे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी को भी रात में सुपरविजन में मॉनिटरिंग में लगाया जा रहा है। और केस्को का प्रयास है हमारे जो उपभोक्ता है उनको कम से कम असुविधा हो और बहुत जल्दी से उसका जो भी शिकायत आ रहा है या आउटेज आ रहा है उसको जल्दी से निस्तारण किया जाए। तो उसमें कंज्यूमर से भी हमको सहयोग चाहिए। उनके जो लोड है, सैंक्शन लोड है, वो समय समय पे उसको बढ़ाएं। जो भी उपकरण घर पे बढ़ता है उसके आधार पर अपनी लोड भी बढ़ने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम लोग भी समय से समय हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किया जा सकता है। और हमारे जितनी भी सैंक्शन स्कीम्स है उसमें ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है और पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी बेहतर परिणाम आगे आपको देखने को मिलेगा। सर, गर्मी चल रही है, ट्रांसफार्मरों में आग लग रही है, शटडाउन आपने कह रखा है कि अभी नहीं लिया जाएगा, तो ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिस तरीके से ट्रांसफार्मर धू धू करके जल रहे हैं? ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जलता है और इस ट्रांसफार्मर को बैलेंस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे पूरे 24 घंटे में 2 बार 3 बार पीक अचीव होता है, तो उस पीक टाइम पे तीनों फेस में बराबर की लोड होना चाहिए और न्यूट्रल में जो लोड है वो कम होना चाहिए। इसके आधार पर हमारे जो गैंग्स का इंस्ट्रक्शन है लोड बैलेंसिंग किया जाए ट्रांसफार्मर को मेजर करते हुए। और इसके अलावा जो भी अंडर लोडेड ट्रांसफार्मर है उसमें शेयरिंग के बेसिस पे लोड दूसरे ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए, इसको भी विशेष रूप से काम चलाया जा रहा है। और जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में थोड़ा गर्मी बढ़ती जा रहा है उसमें एग्जॉस्ट फैन या पानी को भी लगा के हमारे जो कर्मचारी है उसको मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जो ट्रांसफार्मर की जो ओवरलोडिंग है उसको ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी कहीं लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी क्षमता वृद्धि योजना में हम लोग ऑलरेडी ले रखे हैं उसको समय पे हम लोग क्षमता वृद्धि कर लेंगे तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगा। सर, लोड बढ़ रहा है, चोरी की जो घटनाएं वो भी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं चोरियां भी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में आप उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ क्षेत्रों में रात में चोरी की शिकायत मिलता है तो हमारे जो अधिकारी है उसको प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग करने के लिए सारे अधिकारियों को कहा गया है। और हम लोग लोकल पुलिस और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध लगातार करके फोर्स लेके हम लोग रेड करते हैं और जो भी कमी पाया जाता है उसमें कार्रवाई किया जाता है। और मेरा अनुरोध है कि किसी का भी चोरी के संबंधित कोई सूचना मिलता है तो ज़रूर केस्को के 1912 में भी आप बता सकते हैं या एक्स के माध्यम से भी हमको अवगत करा सकते हैं, उसमें बहुत गंभीरता से लेके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ केस्को एमडी, जिनका कहना है कि अगर उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी हो रही है तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। देवरिया जिले का रुख कर लेते हैं। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में स्थित भृगुसरी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब नशे में धोते एक छोटे भाई ने बड़े भाई की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छोटा भाई शराब के नशे में धुत था। मामूली सी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई और बात में मारपीट में जो बात विवाद है वो तब्दील हो गया। छोटे भाई ने लोहे की रॉड से बड़े भाई के सिर पर हमला कर दिया और इसके चलते उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बढ़ते आगे, साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव के ही एक युवक चंदन के साथ गांव के ही 2 दबंगों ने नशे में धुत होकर मारपीट की। पीड़ित युवक जब मारपीट की तहरीर लिखाने थाने पहुंचा तो उसे गाली गलौज उसके साथ की गई और बंद कर दिया गया। साथ ही पहुंची वृद्ध मां को अभद्रता करते हुए थाने से भगा दिया गया और पीड़ित की मां थाने के आसपास न्याय की भीख मांगती हुई रोती बिलखती नजर आई। बातचीत करने पर वृद्ध महिला ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। ये है हमारा कि हमारे लड़का का आँखी में बेल्ट मारे, दोनों भाई लड़ाई। किसने मारा था? मोहित विकास। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? गंभीरपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब लड़का का मारन तो हम FIR करे आइन। एक के बाद एप्लीकेशन ले ली ने, कहे लाग हम वो करेबे मेडिकल करावे ना गए, ऐसा एप्लीकेशन धर ली ने। एक के बाद शाम के साहब गए, कोई लड़का नहीं मिले और आज सवेरे भी फिर खेदन
जब हम लेके अपने लड़का के थाने में आए तो हमारे लड़का का अंदर बंद कर ली नहीं, ओ का मरबो भी और हमका भगा दी थाने थे, कहते दिखाई न करे इनसे भाग जाओ, बुढ़िया यहाँ से भाग जाए, यहाँ दिखाई मत करना। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक अनोखे प्रेम का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के अनमोल को प्यार में अमरोहा की शिफा संध्या से प्यार हो गया और दोनों ने 7 फेरे लेकर शादी रचा ली। दोनों ही अलग अलग धर्म से हैं। परिवार के विरोध के बाद भी दोनों एक दूसरे यानी कि 7 फेरों में बंधते हुए नजर आए। आर्य समाज मंदिर से दोनों ने शादी कर ली। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी में लगा सबसे अनूठा भंडारा। पावन माह ज्येष्ठ के शुभ अवसर पर यह भंडारा लगाया गया और बड़े मंगल पर जीव आश्रय संस्था की अनोखी पहल नजर आई, यानी कि पशु पक्षियों के लिए यह भंडारे का आयोजन किया गया है। जीव आश्रय संस्था से जो जुड़े सदस्य हैं वो इस भंडारे में मौजूद रहे। तो बड़े मंगल पर जीव आश्रय संस्था की अनोखी पहल सामने आई है, यानी कि पशु पक्षियों के लिए ये भंडारे का आयोजन किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, राजधानी में लगा सबसे अनूठा भंडारा। तो अक्सर आपने देखा होगा जो भंडारे के आयोजन किए जाते हैं उसमें जो इंसानों की भागीदारी देखने को मिलती है अक्सर ये भंडारे, लेकिन ये एक अनोखी पहल, यानी कि इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए ये एक बेहतर और अनोखी पहल कहा जा सकता है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, ज्येष्ठ के पावन माह यानी कि ये पावन मंथ कहा जाता है, ज्येष्ठ का महीना है और ऐसे में जीव जंतुओं के लिए ये भंडारे का आयोजन। हमारा भंडारा चल रहा है, ये दुनिया का एक अनूठा भंडारा है कि आमतौर पे लोग इंसानों के लिए तो हर एक गली कूचे में जो है सुंदर सुंदर पकवान बना के प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं, लेकिन जो हमारी जीवाश्रय परिवार की सोच रही है कि भगवान के द्वारा बनाए हुए अंश सब हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो श्वान हो, चाहे वो गौवंश हो, तो ये प्रसाद पाने का जो हक है वो सभी का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कुछ भी प्रसाद पकाते हैं या फिर पूजा करते हैं, सो अपने तक सीमित ना रख के इन भगवान के द्वारा बनाए हुए समस्त जीवों तक हम चीज़ को पहुँचाएँ। जो भंडारा हो रहा है जानवरों के लिए, इसमें वॉलेंट्रीली जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ अपना। तो हम लोगों ने भंडारा जो है अपना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि देखो, इंसानों के लिए तो हर कोई करता है, जो कि हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बड़ा मंगल माना जाता है। तो क्या होता है कि अगर धर्म के हिसाब से भी देखेंगे, हम धार्मिक प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे, तो डॉग्स का जो है वो बहुत बड़ा योगदान बताया गया है उसमें। अगर महाभारत में हम जाएंगे तो उसकी शुरुआत से लेके आखिर तक जो है डॉग्स का योगदान बताया गया है उसमें। हम लोग अमित जी से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और अमित जी इन बच्चों के लिए जो पहल नई करी है इन्होंने, इंसानों को तो दुनिया खिलाती है, इंसान खा के जाता है, उसके बाद टेस्ट भी बताता है, सड़ा है, ये है, वो है, लेकिन इन बेजुबानों के लिए जो पहल की है अमित जी ने, वो वाकई प्रशंसनीय है। हम लोग हमेशा अमित जी के इस कदम में उनके साथ खड़े हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये देना चाहते हैं और लोग भी इसमें आगे आएँ, जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहें करें, जैसे उनकी इच्छा हो, चाहे डोनेट करके पैसे से, चाहे जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और मुझे लगता है कि लखनऊ में सिर्फ एक जगह नहीं, कम से कम जैसे इंसानों के लिए भंडारे होते हैं हर 10 कदम पे, वैसे इन बच्चों के लिए भी होने चाहिए एटलीस्ट। मेरठ से अहम खबर आपको बता दें, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया और नींद की गोलियां देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। धमकी दी गई वायरल करने की। थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। एसएसपी से पीड़िता की मां ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ने थाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किठौर थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। तो शादी का झांसा देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है।
इस मामले को लेकर एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस मामले को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है। के साथ जिसान नाम का उसने जो मेरे लड़की के साथ गलत काम करा और 1.5 साल से इससे बताए रखा मैं तुझसे शादी करूंगा और उसने इससे आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर नो शादी करूंगा कागज तैयार कर रहा था और अब उसने नो कह दिया मैं शादी नहीं करने का तुझसे और हमारे घर के परिवारों में सबको नशे की गोली खिला दिया और न मैं शादी करूंगा और अब उसने कतई मना कर दिया। जो हमने थाने में गए तो उन्होंने थाने वाले को पैसे भर दिया, हमारे सुनवाई हुई ना। कौन से थाने का मामला है? किठौर थाने का। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। बिजली कटौती को लेकर किन्नरों का हंगामा सामने आया। पावर हाउस का किन्नरों ने जमकर घेराव किया और हंगामा किया। बिजली अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और सीधे पटना साहिब लोकसभा का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। में विराजमान होते हुए देखा है और प्रभु राम विराजमान होना वर्तमान भारत की पूरी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बनाती है, पुण्य का फलदायी बनाती है और उस पुण्य के साथ आपको भी सहयोगी बनाने के लिए मैं आज आपके पास यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है। एक ऐसा भारत, याद करिए, ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना सीरियल ब्लास्ट हुए और देश के अंदर अलग अलग कोनों विस्फोट होते थे। सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई का कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है और मैं कहना चाहता हूं आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने थे, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी नहीं देने वाला है क्योंकि वहां पे स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार भी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।
बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा। कश्मीर में धारा 370 हमारे लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबू अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। भाइयों, आज नया भारत सम्मान भी दे रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, विकास के बड़े बड़े हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, एयरपोर्ट की सुविधा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की सुविधा, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT और बड़ा यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। हर घर की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति मोदी जी की प्राथमिकता है। एक नया भारत विकास में आता है और गरीबों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य भी कर रहा है। ये भारत अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाता है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी करता है। और काशी और अयोध्या जब पूरे हो चुके हैं तो अब हम मथुरा की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहे हैं, क्योंकि भगवान हरे कृष्ण कन्हैया कहां इंतजार करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया के कार्य को आरजेडी नहीं पूरा करेगी, क्योंकि उसको तो वोट चाहिए। उसका काम तो राम भक्ति ही करने जा रहे हैं, राम भक्ति इस कार्य को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। याद करिए, आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर रखा था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है, क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा है। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती पड़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास आएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान में मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा दी थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। और उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 7 वर्ष में देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने दंगाई थे, सब दंगाइयों को एक एक करके राम नाम सत्य की याद में भेज दिया गया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था, जिन लोगों ने जबरन अतिक्रमण करके यहां पर गरीबों। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे पटना साहिब से। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्षियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।